प्राचीन भारतीय इतिहास एक काल यात्रा। ये कहानी है उस धरती की जिसे हम भारत कहते हैं, लेकिन जिसके इतिहास की जड़ें इतनी गहरी और फैली हुई हैं कि समय की शुरुआत तक जाती प्रतीत होती है। ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने इस भूमि पर पहली बार कदम रखा, उन नदियों की जिन्होंने सभ्यताओं को जन्म दिया, उन विचारों की जिन्होंने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका दिया, और उन साम्राज्यों की जिन्होंने इस भूमि को एक सांस्कृतिक ताने बाने में बुना। यह कोई साधारण इतिहास नहीं है, बल्कि एक जीवंत, सांस लेती हुई गाथा है जो हजारों वर्षों के सफर में लिपटी हुई है। तो चलिए इस यात्रा पर निकलते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं उन पुराने दिनों को जब ये सब शुरू हुआ था। ये लगभग 70,000 साल पहले की बात है, जब आधुनिक मानव होमो सेपियंस अफ्रीका की धरती से निकलकर दुनिया के कोने कोने में फैलना शुरू हुआ। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ये लोग भारतीय उपमहाद्वीप की ओर बढ़े। उस समय का भारत आज से बिल्कुल अलग था। घने अछोर जंगल, विशाल नदियां और ऐसे जानवर जो आज विलुप्त हो चुके हैं, यहाँ के निवासी थे। ये प्रारंभिक मानव खानाबदोश थे, शिकार पर निर्भर और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर जीवन बसर करते थे। वे पत्थर के औजार बनाते, आग का इस्तेमाल सीख चुके थे और गुफाओं में रहते थे। भीमबेटका जैसी जगहों पर मिली चट्टानों पर बनी उनकी पेंटिंग्स आज भी उनके जीवन, उनके शिकार और उनकी कल्पनाओं की कहानी कहती है। ये चित्र केवल कला नहीं, बल्कि संचार का पहला माध्यम थे, इतिहास लिखने की पहली कोशिश। ये वह दौर था जब मनुष्य ने प्रकृति को समझना शुरू किया और अपने अस्तित्व की नींव रखी। धीरे धीरे हजारों साल बीतते गए। मानव समुदायों ने खानाबदोश जीवन छोड़ना शुरू किया। उन्होंने पौधे उगाना सीखा, जानवरों को पालतू बनाया। ये नवपाषाण युग था। लगभग 9,000 साल पहले भारत के विभिन्न हिस्सों में छोटे छोटे कृषि समुदाय बसने लगे। मेहरगढ़ अब पाकिस्तान में जैसी जगहों पर लोग गेहूं और जौ उगाते, बकरियां और भेड़ें पालते और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उन्होंने स्थायी घर बनाए, एक समाज की रचना शुरू की। यह एक क्रांति थी, कृषि क्रांति। इसने मनुष्य को एक जगह बांध दिया, उसे भोजन के लिए भटकने से मुक्त किया और उसे सोचने, समझने और नई चीजें बनाने का समय दिया। यहीं से गांवों का उदय हुआ, जो आगे चलकर शहरों और सभ्यताओं की नींव बने। और फिर आया वह समय जब भारत ने दुनिया को अपनी पहली महान सभ्यता दिखाई, सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। लगभग 5,000 साल पहले, जब दुनिया के बड़े हिस्से में लोग अभी भी पत्थर के युग में जी रहे थे, तब सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे एक अत्यंत विकसित और परिष्कृत सभ्यता फली फूली। इस सभ्यता की विशालता और योजनाबद्धता आज के शोधकर्ताओं को भी चकित कर देती है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे शहर इंजीनियरिंग के चमत्कार थे। सीधी, चौड़ी सड़कें जो एक ग्रिड पैटर्न में बनी थी। ईंटों के मजबूत मकान जिनमें अलग अलग कमरे, रसोई घर और नहाने के स्थान होते थे। सबसे आश्चर्यजनक था जल निकासी का सीतोंग। हर घर से निकलने वाली नालियां सड़कों के नीचे बनी बड़ी नालियों से जुड़ती थीं, जो शहर से बाहर जाकर गंदे पानी को निकाल देती थीं। ये स्वच्छता और नगर योजना का एक अद्भुत नमूना था, जो अपने समय से कहीं आगे था। वे लोग कौन थे? उनकी भाषा क्या थी? ये प्रश्न आज भी रहस्य बने हुए हैं। उनकी लिपि, जो मुहरों और ताम्रपत्रों पर मिली है, अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़ी जा सकी है। यह एक ऐसी पहेली है जो इतिहासकारों और भाषाविदों को लगातार उलझाए हुए है। वे मुहरें, जिन पर बैल, गैंडे, हाथी और एक अजीब एक सींग वाले जानवर की आकृतियां बनी हैं, शायद व्यापार या धार्मिक प्रतीकों का काम करती थीं। एक मुहर पर एक व्यक्ति बैठा है, जिसके सिर पर सींगों जैसा मुकुट है और उसके चारों ओर जानवर हैं। इसे कुछ लोग पशुपति का प्रारंभिक रूप मानते हैं, जो आगे चलकर शिव का एक रूप बना। उनका समाज शायद किसी केंद्रीय सत्ता के बजाय व्यापार और सहयोग पर चलता था। उन्होंने मेसोपोटामिया जैसी दूर की सभ्यताओं से भी व्यापार किया था, जो उनकी सामुद्रिक कुशलता को दर्शाता है।
लेकिन लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास ये शानदार सभ्यता धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगी। कारणों के बारे में अनेक अनुमान लगाए जाते हैं। सिंधु नदी का मार्ग बदलना, भयंकर सूखा, बाढ़ या फिर बाहरी आक्रमण। ये पतन एकाएक नहीं, बल्कि सैकड़ों वर्षों में हुआ। शहर उजड़ने लगे, व्यापार ठप हो गया और वह उन्नत जीवन शैली धूमिल पड़ती चली गई। लेकिन क्या ये सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो गई? शायद नहीं। संभव है कि इसके बचे खुचे लोग दक्षिण और पूर्व की ओर चले गए और उनकी कुछ परंपराएं, तकनीकें और विश्वास भारतीय संस्कृति की धारा में विलीन हो गए। द्रविड़ भाषाओं और सिंधु सभ्यता के बीच एक संबंध की संभावना पर भी विद्वानों ने विचार किया है, हालांकि यह अभी भी शोध का विषय है। जैसे जैसे सिंधु सभ्यता का सूरज अस्त हो रहा था, वैसे वैसे उत्तर पश्चिम से नए लोगों के समूह भारत की ओर बढ़ने लगे। ये थे आर्य, जो एक भिन्न संस्कृति और भाषा, प्रोटो संस्कृत लेकर आए। उनका आगमन एक जटिल और बहस का विषय रहा है। पुरानी आर्य आक्रमण थ्योरी अब ज्यादा मान्य नहीं है। अब ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि यह एक धीमी और लंबी प्रवासन की प्रक्रिया थी, जो कई शताब्दियों में हुई, न कि कोई एकाएक हुआ आक्रमण। ये आर्य मुख्यतः पशुचारक थे, घोड़ों और रथों का इस्तेमाल करते थे, और उनका सामाजिक ढांचा कबीलाई था। उनकी संस्कृति और विश्वासों का विस्तृत विवरण हमें उनके सबसे पवित्र और प्राचीन ग्रंथों, वेदों में मिलता है। वेद केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं है, वे उस युग का एक जीवंत इतिहास है। ऋग्वेद, सबसे पुराना वेद, आर्यों के जीवन, उनके देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, वरुण, उनके यज्ञों, और सिंधु क्षेत्र के मूल निवासियों, जिन्हें दास या दस्यु कहा गया है, के साथ उनके संघर्षों का वर्णन करता है। उनका धर्म प्रकृति की शक्तियों की पूजा पर केंद्रित था। यज्ञ यानी हवन उनकी आराधना का मुख्य तरीका था। मंत्रों का उच्चारण और आहुति देना बहुत महत्वपूर्ण था। धीरे धीरे इन यज्ञों की प्रक्रिया अत्यंत जटिल होती गई और ब्राह्मण नामक पुरोहित वर्ग का वर्चस्व बढ़ने लगा, जो इन कर्मकांडों के विशेषज्ञ होते थे। इसी काल में समाज 4 वर्णों में बंटना शुरू हुआ: ब्राह्मण, पुरोहित और विद्वान, क्षत्रिय, योद्धा और शासक, वैश्य, किसान और व्यापारी, और शूद्र, श्रमिक और सेवक। शुरुआत में यह शायद व्यवसाय पर आधारित एक लचीला विभाजन था, लेकिन बाद में यह जन्म पर आधारित एक कठोर जाति व्यवस्था में बदल गया। वैदिक काल के उत्तरार्ध में, जब आर्य लोग गंगा के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़े, तो उनका जीवन और अधिक स्थिर हुआ। कृषि का महत्व बढ़ा, छोटे छोटे राज्य जनपद बने, और वैदिक साहित्य और भी समृद्ध हुआ। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषदों ने दार्शनिक चिंतन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। उपनिषदों ने यज्ञों के बाहरी कर्मकांड से आगे बढ़कर आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के रहस्यों की गहन खोज शुरू की। आत्मन और ब्रह्म की अवधारणा, पुनर्जन्म और कर्म के सिद्धांत का विकास हुआ। यह एक ऐसा बौद्धिक विस्फोट था जिसने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया की आध्यात्मिक सोच को प्रभावित किया। इसी बौद्धिक उथल पुथल के दौर में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 2 महान व्यक्तित्वों का उदय हुआ, जिन्होंने वैदिक कर्मकांड और जाति व्यवस्था की जटिलताओं को चुनौती देकर एक नया मार्ग दिखाया। एक थे महात्मा बुद्ध और दूसरे थे महावीर स्वामी। बुद्ध एक राजकुमार, जिन्होंने सांसारिक सुख छोड़कर मानव दुख का कारण और उसके निवारण की खोज की। उन्होंने मध्यम मार्ग और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया। महावीर ने अहिंसा, सत्य और तपस्या पर बल देते हुए जैन धर्म का प्रसार किया। इन दोनों ही धर्मों ने जाति के भेदभाव को नकारा और सभी के लिए मोक्ष का मार्ग खोला। उनकी शिक्षाओं ने जनसाधारण को एक नई आशा दी। ये युग केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति का भी था। इसी दौरान उत्तर भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ, जो बड़े और शक्तिशाली राज्य थे। इनमें आपसी प्रतिस्पर्धा थी। मगध अपनी शक्तिशाली सेना और रणनीतिक स्थिति के कारण इनमें सबसे प्रबल हुआ। इसकी नींव बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु ने रखी, जिन्होंने हर्यंक वंश की स्थापना की।
मगध की शक्ति बढ़ती गई और यह भारत के पहले बड़े साम्राज्यों की नींव बना। और फिर चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में एक ऐसे युवा नेता का उदय हुआ जिसने न केवल भारत बल्कि एशिया के एक बड़े हिस्से को एक सूत्र में बांध दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। कहानी कहती है कि एक ब्राह्मण कूटनीतिज्ञ चाणक्य या कौटिल्य ने, जो अपमानित होकर पाटलिपुत्र से निकल चुके थे, इस योग्य युवक को देखा और उसे यूनानी आक्रमणकारियों के खिलाफ खड़ा किया। चंद्रगुप्त ने नंद वंश को उखाड़ फेंका और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चाणक्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य चलाने के सिद्धांत दिए, जो आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन इस वंश का सबसे चमकता सितारा था चंद्रगुप्त का पोता अशोक। शुरुआत में अशोक एक सामान्य सम्राट की तरह ही था, लेकिन कलिंग की भीषण लड़ाई में हुए रक्तपात ने उसके हृदय को झकझोर दिया। युद्ध के बाद की विभीषिका ने उसे बदल दिया। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म की नीति पर चलते हुए एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया जहां नैतिकता और जनकल्याण सर्वोपरि थे। उसने पूरे साम्राज्य में शिलालेख खुदवाए जिनमें सहिष्णुता, अहिंसा और प्रजा के कल्याण का संदेश था। उसने विदेशों में भी धर्म प्रचारक भेजे। अशोक का साम्राज्य कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक और अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक फैला था। यह प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल था। पाटलिपुत्र जैसा शहर, जहां एक विशाल सुंदर राजभवन था, विकसित हुआ। लेकिन अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य टूटने लगा। उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और अंततः 185 बीसी में अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या करके एक ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग सत्ता में आया। मौर्योत्तर काल में भारत पर कई विदेशी जातियों ने आक्रमण किए। यूनानी, जिन्हें भारत में यवन कहा गया, शक, पहलव और कुषाण। इनमें सबसे प्रसिद्ध हुआ कनिष्क, जो कुषाण वंश का एक महान सम्राट था। उसने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसकी राजधानी पुरुषपुर आधुनिक पेशावर थी। कनिष्क ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया और उसके समय में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। इसी युग में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का विकास हुआ और गांधार कला शैली फली फूली, जिसमें यूनानी और भारतीय कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। यही वह समय था जब भारत रेशम मार्ग के माध्यम से रोम और चीन जैसे साम्राज्यों से जुड़ा और व्यापार हुए हुआ का एक जीवंत आदान प्रदान हुआ। इसी बीच दक्षिण भारत में भी शक्तिशाली साम्राज्य उभरे। चोल, चेर और पांड्य जैसे राजवंशों ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। इनका व्यापार रोमन साम्राज्य तक फैला था। रोम के साथ मसालों, रत्नों और रेशम के व्यापार ने दक्षिण भारत को अत्यधिक धनी बना दिया था। इन राजाओं ने साहित्य और कला को बढ़ावा दिया। संगम साहित्य, जो तमिल कवियों की रचनाओं का संग्रह है, इसी युग की देन है, जो उस समय के समाज और कल्चर का जीवंत चित्रण करता है। चौथी शताब्दी ईस्वी में एक बार फिर उत्तर भारत में एक शक्तिशाली साम्राज्य का उदय हुआ, गुप्त साम्राज्य। इसकी नींव श्री गुप्त ने रखी, लेकिन इसकी महानता का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को जाता है। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौरान विज्ञान, कला, साहित्य, दर्शन और खगोल विज्ञान ने अभूतपूर्व उन्नति की। कालिदास जैसे महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसे अमर ग्रंथों की रचना की। आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित में क्रांतिकारी खोजें की, शून्य की अवधारणा को विकसित किया और ये बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। वराहमिहिर ने ज्योतिष और खगोल विज्ञान पर काम किया। चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत के ग्रंथों को संकलित और संरक्षित किया गया। देवी देवताओं की मूर्तियां बनाने की कला अपने चरम पर पहुंची, जैसे कि देवगढ़ और एल्लोरा के मंदिर। अजंता की गुफाओं में बने चित्र, जो बौद्ध धर्म से प्रेरित हैं, कला के अद्वितीय नमूने हैं। गुप्त साम्राज्य ने एक ऐसी सांस्कृतिक एकता स्थापित की जिसने आने वाली सदियों तक भारतीय पहचान को परिभाषित किया। लेकिन कोई भी साम्राज्य सदैव नहीं टिकता। 5वीं शताब्दी के अंत में हुनों के आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को कमजोर कर दिया और अंततः ये टूट गया।
भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। इस राजनीतिक खंडन के बावजूद सांस्कृतिक और बौद्धिक जीवन थमा नहीं। इसी पीरियड में पुराणों का वर्तमान स्वरूप सामने आया, जिन्होंने हिंदू धर्म के लोकप्रिय स्वरूप को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर निर्माण की कला और भी विकसित हुई। दक्षिण में पल्लव और चालुक्य जैसे वंशों ने महान मंदिरों का निर्माण करवाया, जैसे महाबलीपुरम का शोर मंदिर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने ईश्वर के प्रति एक व्यक्तिगत और भावनात्मक प्रेम पर जोर दिया। तमिलनाडु में अलवार और नयनार संतों ने भक्ति गीतों की रचना की, जो आज भी गाए जाते हैं। यह एक ऐसी लोकतांत्रिक आध्यात्मिक लहर थी, जिसने जाति के बंधनों को पार करने का प्रयास किया। 7वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक ऐसा सम्राट हुआ जिसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर फिर से अपना आधिपत्य स्थापित किया, हर्षवर्धन। उसने थानेश्वर और कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। वो एक महान विद्वान और कवि भी था, जिसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका जैसे नाटकों की रचना की। उसके दरबार में चीनी यात्री हवेन त्सांग आया, जिसने अपने यात्रा वृतांत में हर्ष के शासनकाल और उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन किया है, जो इतिहासकारों के लिए एक अमूल्य स्रोत है। हर्ष की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य शीघ्र ही समाप्त हो गया और उत्तर भारत फिर से रीजनल पावर्स में बढ़ गया। इसी दौरान दक्षिण में चोल साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। राजराजा चोल और उसके पुत्र राजेंद्र चोल ने एक शक्तिशाली नौसेना खड़ी की और अपने साम्राज्य का विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया तक किया। उन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर जैसे भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया, जो द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास सिंधु घाटी की नगर योजना से लेकर गुप्तों के स्वर्ण युग तक, वैदिक ऋषियों के दार्शनिक चिंतन से लेकर बुद्ध और महावीर की क्रांतिकारी शिक्षाओं तक, अशोक के धम्म से लेकर कालिदास की कविता तक एक अद्भुत और निरंतर यात्रा है। यह एक ऐसी गाथा है जो हमें बताती है कि भारत हमेशा से बदलाव, विविधता और आध्यात्मिक बौद्धिक खोज की भूमि रहा है। इसकी नींव पर ही आधुनिक भारत की विशाल और बहुरंगी संस्कृति टिकी हुई है। ये यात्रा यहाँ समाप्त नहीं होती, बल्कि मध्यकालीन और आधुनिक भारत के द्वार तक पहुँचती है, लेकिन उसकी कहानी फिर कभी। अभी के लिए हम इसी स्वर्णिम अतीत के विस्मय में खो जाते हैं।